हेलो क्लास, वेलकम। सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर वाई डेमोक्रेसी, है ना। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये सब कुछ हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए। तो हम कुछ डेमोक्रेसी के फीचर्स डिस्कस कर रहे थे कि डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, डेमोक्रेसी में कोई दबाव नहीं होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने छोटा सा डिस्कशन किया था इसके ऊपर, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू के ऊपर, कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू क्या होता है। कि एक इंसान के वोट की एक ही वैल्यू हो, मतलब ऐसा ना हो कि कोई अगर अमीर है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो और गरीब है तो उसके वोट की वैल्यू कम हो, या कुछ भी ऐसे ना हो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़े थे कि सऊदी अरेबिया में औरतों को राइट टू वोट नहीं था 2015 तक, 2015 तक उनको कोई वोटिंग राइट नहीं था। इसका मतलब वो इक्वल नहीं थी, इसका मतलब उस देश में औरतों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा था, है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एस्टोनिया में ऐसे रूल्स थे कि जो रशियन लोग हैं वो लोग नहीं कर पा रहे थे, वो लोग वोट नहीं दे पा रहे थे, उनको राइट टू वोट नहीं मिल रहा था, है ना। तो उनको भी इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा था। फिर हमने फिजी में देखा था कि इंडियन फिजी जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उनको भी उनसे उनका वोट भी बिल्कुल मतलब इक्वल वोट नहीं है माना जाता। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फंडामेंटली अगर हम किसी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर कोई जिसमें पार्टिसिपेट करे और जिसमें हर कोई इक्वल हो, जिसमें हर कोई इक्वल हो। तो डेमोक्रेसी में हर सिटीजन इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी का सबके पास हक होना चाहिए। तो इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट वन एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। एक ही वोट होना चाहिए और उस वोट की वैल्यू भी एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का वोट तो दो तीन बार काउंट हो रहा है, किसी का वोट सिर्फ मतलब एक बार भी काउंट नहीं हो रहा है। तो ये बहुत गलत चीज़ हो जाती है। ठीक है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, जिम्बाब्वे। अब हम रूल ऑफ लॉ के बारे में जानेंगे। रूल ऑफ लॉ, वैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है जहाँ पर लॉ का राज हो, जहाँ पे कानून का राज हो, मतलब किसी आदमी का राज नहीं हो, किसी इंसान का राज नहीं हो, किसी रूलर का राज नहीं हो, बल्कि जहाँ पर कानून का राज हो, जहाँ पर कानून का राज हो, जो कानून के द्वारा इस्टेब्लिश्ड हो, वो उस चीज़ का राज हो। मतलब जैसे कि हाउस एवर हाई यू मे बी बट द लॉ इज़ अबव यू। ये सिंपल सी एक लाइन है जो कि दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि चाहे तुम कितने भी बड़े हो बट तुम्हारे ऊपर लॉ है, तुमसे बड़ा लॉ है। तो उसको हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, जहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग रूल किया जाता है। ठीक है। और ये रूल ऑफ लॉ जो है ये तो सिंपली हो गया कि ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग रूल किया जाना। लेकिन ये रूल ऑफ लॉ भी मतलब अच्छे से बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आलतू फालतू रूल बना दिया और बोल रहे हो कि नहीं हम तो इसी रूल के अकॉर्डिंग लॉ रूल करेंगे, इसी लॉ के अकॉर्डिंग रूल करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी फालतू सा लॉ बना दिया, कि ऐसा लॉ बना दिया कि लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती। तो ऐसे लॉ से डेमोक्रेसी नहीं होती। तो ये तो डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएगा। तो जो ऐसे लॉज बनते हैं वो लॉ भी सबके राइट को रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए, वो लॉज भी सबके राइट को रिस्पेक्ट करने वाले होने चाहिए। अदरवाइज फिर उन लॉज का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि कैसे जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। Since then, the country has been ruled by ZANU PF, ZANU PF, the party that led the freedom struggle। ये पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ का लीड किया था। ठीक है। रूल इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे ruled the country since independence। ठीक। इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय ZANU PF प्रेसिडेंट मुगाबे। जो भी इलेक्शन थे वो मुगाबे प्रेसिडेंट ही जीता करता था। वो फेमस थे, लोगों को वो पसंद भी थे, बट फिर भी ये माना जाता था कि वो अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। ही यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस टू विन द इलेक्शन, कि इलेक्शन को विन करने के लिए वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं। ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। उनकी गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही बहुत बार चेंज किया और प्रेसिडेंट को
और भी लंबा कार्यकाल देने की कोशिश करी और उसको लेस अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करी, मतलब ताकि प्रेसिडेंट से कोई सवाल ही ना पूछ सके कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, वो काम क्यों नहीं किया, ठीक है। तो लेस अकाउंटेबल बनाया गया, ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी एंड वर्कर वर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग अप डिस्टर्बेड। जो ऑपोजिशन वर्कर्स थे, पार्टीज थी उनकी, उनको हैरेस किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट किया जाता था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल। जब पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है या कुछ कर रही है, उसको भी इलीगल घोषित कर दिया कि ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये भी गलत बात है, मतलब आप दूसरों के व्यूज़ को सुन ही नहीं रहे हो, सिर्फ चाहे आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आप दूसरे के व्यू को नहीं सुन रहे हो, दैट मीन्स आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। तो चाहे मुगाबे कितना भी फेमस हो, लेकिन अगर मुगाबे दूसरों की वैल्यू नहीं कर रहा है तो लोग भी उसके अगेंस्ट हो ही जाएंगे आफ्टर अ टाइम, है ना। देयर वॉज लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट। ऐसा लॉ था वहाँ पे जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को अगर क्रिटिसाइज किया जाना था, क्रिटिसाइज कर नहीं पाते थे। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड ओनली गेव द रूलिंग पार्टीज वर्जन। जो मतलब जो भी टेलीविजन या रेडियो, ये जो भी कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, मास कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, और जो गवर्नमेंट चाहती थी सिर्फ वो वही दिखाते थे और कुछ वो नहीं दिखाते थे, मतलब सच्चाई नहीं दिखाते थे, सिर्फ जो गवर्नमेंट को पसंद आता था वो दिखाते थे। There were independent newspaper, but the government harassed those journalists who went against it. कुछ न्यूज़पेपर थे, बट वो न्यूज़पेपर के लोगों को भी हैरेस किया जाता था, गवर्नमेंट उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ओपिनियन लिखते थे उनको गंदा ट्रीट किया जाता था, ठीक है। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट एंड वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज्ड जज। इट वॉज फोर्स टू आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। तो जो इवन ये गवर्नमेंट, जो मुगाबे गवर्नमेंट थी, वो कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट भी जाने लगी थी। तो फिर फाइनली 2017 में इनको आउट ऑफ ऑफिस निकाल दिया गया, मतलब ऑफिस से निकाल दिया गया। ऑफिस मतलब जनता के प्रोटेस्ट के बाद, बहुत सारे प्रोटेस्ट के बाद फाइनली जो रॉबर्ट मुगाबे थे, उन्हें वो अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा, उन्हें प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। The example of Zimbabwe show that popular approval of ruler is necessary in a democracy। जो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हमें शो करता है कि लोगों का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। बट वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। जैसे कि मुगाबे गवर्नमेंट, ठीक है, लोग उसे पसंद करते थे इसलिए वो गवर्नमेंट बना रहा था, लेकिन वो लोगों को कुछ बोलने भी नहीं दे रहा था। और डेमोक्रेसी में तो सबके ओपिनियन माने जाते हैं, सबको इक्वल माना जाता है ना। तो वो तो डेमोक्रेटिक तरीके से बिल्कुल भी गवर्नमेंट को नहीं चला रहे थे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ठीक है, वो शायद पॉपुलर लीडर होंगे, लेकिन पॉपुलर लीडर होने के बावजूद वो लोगों के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, लोगों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। उनके ऑपोजिशन वालों को, धरना निकालने वालों को, रैली निकालने वाले, ये सारे जो लोग थे, इनको वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, उनके ओपिनियन को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि डेमोक्रेसी में बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा सकता। इफ़ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, बट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। अगर हम एक डेमोक्रेसी को असेस करना चाहते हैं तो ठीक है कि हम देखेंगे कि वहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट बनती है या नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमें देखना चाहिए कि क्या वो पॉपुलर गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है, जैसा कि उस देश में काम होना चाहिए वैसे वो काम कर रही है, या वो अपनी मन मर्जी चला रही है। मतलब ऐसा होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं देश के अंदर, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को वो दबाए ना। जो अगर कोई उसका ओपोजिशन कर रहा है या कुछ बोल रहा है, कुछ और ओपिनियन दे रहा है, तो कम से कम उसका ओपिनियन सुने तो सही। ये सारी चीज़ें तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। दिस रिक्वायर दैट स्टेट्स शुड रिस्पेक्ट some basic right of the citizen. They should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form association, to protest and take other political action. इसमें और क्या क्या होना चाहिए, उनके पास अपना फ्री राइट होना चाहिए थिंक करने का, सोचने का। उनके अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लोगों के अपने ओपिनियन हो सकते हैं, वो कुछ भी यूनियन वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, जो उन्हें ठीक लगे वैसे वो ग्रुप्स बना सकते हैं, है ना। तो उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए।
सिंपल टर्म्स में उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर वो कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है तो कम से कम वो बताने लायक होने चाहिए कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, और वो प्रोटेस्ट वगैरह भी करने वाले कर सके, इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, हर कोई इक्वल होना चाहिए लॉ की नज़रों में। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है या इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा ये सारे राइट्स बचाए जाने चाहिए। मतलब उनको अपहोल्ड, अगर मान लो कोई आपके राइट के साथ कुछ गलत कर रहा है, ठीक है, उस ठीक नहीं होने दे रहा है, आपके राइट्स को आपको यूज़ करने नहीं दे रहा है, आपको इक्वल फील करने नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? तो आप जजेस के पास जाओगे, जुडिशरी के पास जाओगे, और जुडिशरी आपको न्याय दिलवाएगी, ठीक है। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन द इलेक्शन। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ अपनी मन मर्जी नहीं चला सकती, उसे लोगों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकती क्योंकि हम तो जीत गए इलेक्शन इसलिए हम तो कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं होता। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल, इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट एंड गारंटी द माइनॉरिटीज़। इनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो माइनॉरिटीज़ का जो भी व्यू है, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया या जो भी उनके अगेंस्ट है, जो भी उनकी पॉलिसीज़ को नहीं मानते, उनके व्यूज़ को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, हर डिसीजन बहुत सारे कंसल्टेशन से होके जाता है। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। जो हर ऑफिस बियरर है, मतलब जिसके पास भी जिम्मेदारी है उस ऑफिस की, जैसे कोई मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो उसके पास राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन गिवन, है ना, उसके पास कि उसे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू पीपल बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल। जो एक जिसको जो जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए, ठीक है, वो जनता को तो आंसरेबल है ही, लेकिन साथ साथ में वो दूसरे ऑफिशियल्स को भी आंसरेबल है। जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर अकेला काम करके तो कुछ नहीं कर सकता। वो किसको रिपोर्ट देगा अपनी? वो रिपोर्ट देगा प्राइम मिनिस्टर को। तो वो अकाउंटेबल किसको है? प्राइम मिनिस्टर को दे रहा है या प्रेसिडेंट को दे रहा है ना, या किसी और मिनिस्टर को दे रहा है ना। तो वो अकाउंटेबिलिटी दूसरे लोगों के साथ भी इंश्योर करनी पड़ती है। A democratic government rule within the limits set by constitutional law and citizen right। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का अगला फीचर फिर हमें इससे मिल जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि लिमिट्स में काम करती है। मतलब ये नहीं कि अगर पावर में आ गई है तो अपनी मनमर्जी जो आए वो करेगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल उसे दूसरों के व्यूज़ को, दूसरों की बातों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये एक डेमोक्रेसी में बेसिक मतलब है, ठीक है, बेसिक मतलब है डेमोक्रेसी का। Summary definition. So, democracy is a form of government in which rulers are elected by people. Let us sum up the discussion so far. We started with simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. इस definition से हमने start किया था कि democracy एक ऐसी form of government है जिसमें कि ruler लोगों द्वारा चुना जाता हो। We found that this definition was not adequate, और हमें पता चला कि ये definition काफ़ी नहीं है ना। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो उन एक्सप्लेनेशन से हमें क्या पता चला कि गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, तो उससे हम पता चलता है डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, जिसमें कि रूलर जो लोगों द्वारा इलेक्टेड होते हैं, दे टेक ऑल द मेजर डिसीजन, वो सारे मेजर डिसीजन लेते हैं। इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज ए करंट रूलर। जो इलेक्शन है उनमें फेयर चॉइस मिलनी चाहिए। इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल, मतलब कोई और जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है, जो भी अच्छा काम करेगा जीत सकता है, ऐसी संभावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनफेयरली आप इलेक्शन को जीत जाओ, किसी को डरा धमका के ऐसे इलेक्शन जीतो, वो या कंपटीशन ही ना हो, एक ही पार्टी का मेंबर खड़ा हो और दूसरी पार्टी के मेंबर खड़े ही ना, तो वो तो फेयर नहीं होता है ना। तो इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। This choice and opportunity is available to all people on
इक्वल बेसिस। ये जो अपॉर्चुनिटी की चॉइस है ये हर किसी को इक्वल बेसिस पे मिलनी चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। दिस एक्सरसाइज ऑफ चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट, ऐसी फिर वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होनी चाहिए, वो ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा सेट लिमिट में ही काम करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट सेट करी है उसी में ही काम करे। ये हम वो डेमोक्रेसी के फीचर है। तो हमें ये 3 फीचर तो याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द डिसीजन, जो रूलर लोगों ने चुना हो वो ही डिसीजन ले। दूसरा, जो रूलर चुनने के इलेक्शन है वो फेयर होने चाहिए, वो इक्वालिटी पे बेस्ड होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और फ्री होने चाहिए, फेयर एंड फ्री होने चाहिए। ठीक है। तीसरा, जो गवर्नमेंट बन जाती है फिर ऐसे इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो गवर्नमेंट काम करेगी विद इन द लॉज, वो अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगी, वो बेसिक रूल्स के अंडर काम करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सम अप करते हैं। कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।